हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट क्रॉप फिजियोलॉजी का टॉपिक 3 पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं, जिसका पार्ट 1 हो गया है। आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा। और यह हम लोग सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक को देखते चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पार्ट 1 में देखा था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, परासरण और विसरण। इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल फिजियोलॉजी, पानी का अवशोषण। पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर देखते हैं। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा, पौधों में पानी का अवशोषण एक जैविक प्रक्रिया है। दोस्तों, पौधे में जो पानी का अवशोषण होता है वह एक जैविक अभिक्रिया है, जिसमें पौधे विभिन्न भागों की प्रक्रियाओं से, जैसे श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और परासरण के दौरान जड़ के रोम के माध्यम से मिट्टी से जड़ जाइलम तक केशिका जल ले लेते हैं। जल आपूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी पौधों की गतिविधियों, जैसे प्रकाश संश्लेषण, आंतरिक जल संतुलन आदि को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ समझिएगा, पौधों में पानी का अवशोषण एक जैविक प्रक्रिया है। दोस्तों, पौधे जो पानी का अवशोषण करते हैं वह एक जैविक प्रक्रिया है, जिसमें पौधे विभिन्न भागों जैसे की प्रक्रियाओं, जैसे श्वसन, वाष्पोत्सर्जन और परासरण के दौरान जड़ के रोम के माध्यम से मिट्टी से जड़ जाइलम तक केशिका जल ले लेते हैं। जल आपूर्ति एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी पौधों की गतिविधियों, जैसे प्रकाश संश्लेषण, आंतरिक जल संतुलन आदि को प्रभावित करता है। आप लोगों को मैं फिगर के माध्यम से बताता हूँ। दोस्तों आप लोग यहाँ नीचे से देख सकते हैं। दोस्तों देखिए, वाटर ऑब्जर्वेशन बाय रूट हेयर, जड़ केशिका द्वारा अवशोषित जल। देखिए दोस्तों, एक केशिका द्वारा जल को अवशोषित कर रहा है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, केशिका जल का आकर्षण हो रहा है, केशिका जल को अपने ऊपर अपनी तरफ आकर्षण कर रहा है। और दोस्तों यहाँ से जो पत्ता है उसको चूस रहा है, मतलब चूसण दबाव इसके ऊपर बना रहा है। और दोस्तों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये इसे ट्रांसफ़र कर रहा है और यहाँ से वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन, और ये यहाँ से वाष्पोत्सर्जन द्वारा नष्ट हो जा रहा है। तो यही है दोस्तों ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर। यहाँ से पहले जड़ केशिका द्वारा जल को अवशोषित करेगा, उसके बाद केशिका पर आकर्षण करेगा, उसके बाद इस पर चूसण दबाव लगेगा और बाद में पत्तों से सब वाष्पोत्सर्जन बन के उड़ जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं इसके आगे। दोस्तों, जो पौधे में जल का अवशोषण के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, पानी का सक्रिय अवशोषण और पानी का निष्क्रिय अवशोषण। पहले देखते हैं पानी का सक्रिय अवशोषण। इस प्रकार के जल अवशोषण के लिए श्वसन जैसी उपापचयी गतिविधि करने के लिए जड़ कोशिकाओं द्वारा उपापचयी ऊर्जा के व्यय की आवश्यकता होती है। पौधे में सक्रिय अवशोषण दो तरह से होता है, पानी का ऑस्मोटिक और गैर ऑस्मोटिक अवशोषण। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, इस प्रकार के जल अवशोषण के लिए श्वसन जैसी उपापचयी, तो इस प्रकार के जो जल अवशोषण होते हैं श्वसन के लिए उपापचयी गतिविधि करने के लिए जड़ केशिकाओं द्वारा उपापचयी ऊर्जा की व्यय की आवश्यकता होती है। इन्हें दोस्तों जड़ केशिकाओं द्वारा उपापचयी ऊर्जा की व्यय की आवश्यकता होती है। और पौधे में सक्रिय अवशोषण दो तरह से होता है। दोस्तों, पौधे में जो सक्रिय अवशोषण एक्टिव ऑब्जर्वेशन दो तरह से होता है दोस्तों, पानी का ऑस्मोटिक और गैर ऑस्मोटिक अवशोषण। अब देखते हैं पानी का निष्क्रिय अवशोषण। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना दोस्तों। इस प्रकार के जल अवशोषण के लिए उपापचयी ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इसमें उपापचयी ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता होती थी, इसमें उपापचयी ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। अवशोषण चयापचय गतिविधि जैसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। निष्क्रिय अवशोषण वह प्रक्रिया है जहाँ जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के माध्यम से होता है। यह तनाव या बल पैदा करता है जो पानी को जाइलम शैप में ऊपर ले जाने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन दर जितनी अधिक होती है, जल का अवशोषण उतना ही अधिक होता है। तो आप लोग समझिएगा दोस्तों, इस प्रकार के जल अवशोषण के लिए उपापचयी ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। और अवशोषण चयापचय गतिविधि जैसे वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। इसमें जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। और यह निष्क्रिय अवशोषण वह प्रकार है जहाँ जल अवशोषण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के माध्यम से होता है। यहाँ जल का अवशोषण वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के माध्यम से होता है। यह तनाव या बल पैदा करता है जो पानी को जाइलम शैप में ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन दर जितनी अधिक होती है, जल का अवशोषण उतना ही अधिक होता है। तो इसको भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलते हैं आगे।
इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। सबसे पहले दो प्रकार को सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण जो है, इसको 1912 से 1915 में रेनर नामक वैज्ञानिक द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद जल अवशोषण के प्रकारों के बाद पानी के सक्रिय अवशोषण की अवधारणा के बारे में अधिक जानने के लिए दो सिद्धांत पेश किए गए। ऑस्मेटिक सिद्धांत दो वैज्ञानिक एटिक्सन और प्रिस्टली द्वारा दिया गया था। ऑस्मेटिक सिद्धांत और गैर ऑस्मेटिक सिद्धांत 1991 में बेनेट, क्लार्क और थीमेन द्वारा दिया गया था। तो उसे थोड़ा सा इतिहास हो गया। अब चलते हैं आगे। ट्रांसपिरेशन ऑफ फिजियोलॉजी एंड स्टोमेटल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। अब ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपने भीतर के जल की नमी या जलवाष्प के रूप में छोड़ते हैं। दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन वह क्रिया जिसमें पौधे अपने भीतर की जल या नमी को जलवाष्प के रूप में छोड़ देते हैं। जैसे दोस्तों अभी आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझा देंगे। दूसरे शब्द में वह प्रक्रिया जिसमें पौधे की पत्तियां और अन्य भागों से पानी वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान लगा के देख लीजिएगा। आप लोग अब फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों जैसे आप लोगों ने देखा था ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर में, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी देखिए। दोस्तों देखिए यहाँ पर जड़ मिट्टी से पानी को सोखता है। दोस्तों ये जो जड़ है यहाँ मिट्टी की पानी को सोखता है। उसके बाद तना जो है, देखिए दोस्तों जो है तना है वो पानी को ऊपर लेकर जाता है। तना पानी को ऊपर लेकर जाता है और अप्रयुक्त पानी पत्ती की सतह से वाष्पित होकर उड़ जाता है। फिर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों जड़ मिट्टी से पानी को सोखता है। ये जो जड़ है दोस्तों ये मिट्टी से पानी को सोख लेता है। उसके बाद ये जो तना है वह पानी को ऊपर खींचता है। ऊपर खींचने के बाद दोस्तों जो अप्रयुक्त जल है, यहाँ से देखिए दोस्तों जो अप्रयुक्त जल है वह सूर्य के प्रकाश के कारण वाष्पित हो जाता है। जो अप्रयुक्त पानी है वही दोस्तों पत्ती की सतह से वाष्पित होकर उड़ जाता है। इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उम्मीद आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसका परिभाषा का फिर से देख लेते हैं दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया जिसमें पौधे अपने भीतर के जल की नमी या जलवाष्प के रूप में छोड़ते हैं। ज़्यादा डीपली हम लोगों को इसको भी नहीं पढ़ना है। चलिए देखते हैं दोस्तों अब आगे। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, पर्यावरणीय कारक जैसे तापमान से दोस्तों कभी कभी वाष्पोत्सर्जन प्रभावित हो जाता है, कभी सापेक्षिक आर्द्रता के कारण हो जाता है, कभी हवा की गति आदि के कारण हो जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, हवा की गति आदि। अब देखते हैं पादप कारक। रंध्रों की संख्या, रंध्र गति को प्रभावित करने वाले रंध्रों की संख्या और वितरण, खुले रंध्रों का प्रतिशत, संयंत्र जल की स्थिति, पेड़ की छतरी की संरचना। पादप कारक जैसे दोस्तों हैं रंध्र की संख्या और वितरण, खुले रंध्रों का प्रतिशत, संयंत्र के जल की स्थिति, पेड़ की छतरी की संरचना। और रंध्र गति को प्रभावित करने वाले कारक, प्रकाश की मात्रा हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, जल आपूर्ति। तो दोस्तों इसको भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलते हैं और आगे देखते हैं टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो दोस्तों यह 3 प्रकार का होता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, रंध्र वाष्पोत्सर्जन, दूसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, त्वची वाष्पोत्सर्जन, और तीसरा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसको दोस्तों हिंदी में भी वही करते हैं। तो हम लोगों को स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन देखना है दोस्तों, स्टोमेटल फिजियोलॉजी। तो चलिए हम लोग देखते हैं रंध्र वाष्पोत्सर्जन। यह रंध्रों के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण है। दोस्तों ये जो रंध्र होते हैं उसके माध्यम से पानी का वाष्पीकरण है। स्टोमेटा पत्तियों में विशेष छिद्र होते हैं, और जो स्टोमेटा पत्तियां होती हैं उनमें विशेष छिद्र होते हैं। वे पौधे से होने वाले कुल पानी के नुकसान का लगभग 80 से 90% हिस्सा है। यह रंध्रों के माध्यम से पानी का वाष्पीकरण है। स्टोमेटा पत्तियों में विशेष छिद्र होते हैं, वे पौधे से होने वाले कुल पानी के नुकसान का लगभग 80 से 90% हिस्सा है। अब हम लोग स्टोमा की संरचना देख लेते हैं। स्टोमेटा पत्तियों की एपिडर्मल सतह में मौजूद छोटे छिद्र होते हैं। गुर्दे के आकार की 2 कोशिकाएं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, छिद्रों की रक्षा करती हैं।
रंध्र की और रक्षक कोशिका के भीतरी दीवार बाहरी दीवारों की तुलना में मोटी होती है। इसके अलावा गार्ड कोशिकाओं को माइक्रोफाइब्रिल्स अजीब व्यवस्था रंध्र के छिद्र खोलने वाले और बंद करने की सहायता करती है। तो दोस्तों अभी आप लोग फिगर के माध्यम से भी देख लीजिएगा इसको। पहले फिर से एक बार आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। स्टोमेटा पत्तियों के एपिडर्मस सतह में मौजूद छोटे छिद्र होते हैं। दोस्तों जो स्टोमेटा होते हैं पत्तियों के एपिडर्मस सतह में मौजूद छोटे छिद्र होते हैं जो गुर्दे के आकार की दो कोशिकाएं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। जिनमें दोस्तों गुर्दे के आकार की दो कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें रक्षक कोशिकाएं कहते हैं, छिद्रों की रक्षा करती हैं। रंध्र की और रक्षक कोशिका की भीतरी दीवार बाहरी दीवारों की तुलना में मोटी होती है। इसके अलावा गार्ड कोशिकाओं के माइक्रोफाइब्रिल्स की अजीब व्यवस्था रंध्र के छिद्र को खोलने और बंद करने में सहायता करती है। तो आप लोग इसको भी फिगर के माध्यम से देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए माइक्रोफाइब्रिल गार्ड सेल है और दोस्तों देखिए यहाँ पे स्टोमेटल अपेचर थोड़ा धुंधला हो गया है, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। उम्मीद है आप लोगों को पूरा ट्रांसपेरेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, स्टोमेटल फिजियोलॉजी समझ में आया होगा। आप लोगों को जहाँ पे भी समझ में नहीं आया तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके पूछ भी सकते हैं और इसका PDF भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।